कक्षा 12 के गणित में आपका स्वागत है और ये आपका एक्सरसाइज 1.1 के क्रम में पार्ट 2 है। पिछले पार्ट में हमने आपको कुछ बेसिक जानकारी इस चैप्टर की बताई थी और इसमें हम उसी के आगे क्रम में थोड़ा बढ़ते हैं और एक्सरसाइज की ओर पहुंचते हैं। तो एक्सरसाइज में बढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक जानकारी और हैं जिनकी जानकारी हमें होनी चाहिए, वो हम आपको पहले बताएंगे और उसके बाद ही एक्सरसाइज पर पहुंचेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हमें ये जानना है कि ये तुल्यता संबंध क्या होता है। तुल्यता संबंध होने के लिए किसी भी संबंध को 3 चीजें पूरी होनी चाहिए। एक तो भाई स्वतुल्य संबंध होना चाहिए, सममित संबंध होना चाहिए और संक्रामक संबंध होना चाहिए। अगर ये तीनों संबंध किसी में फॉलो हो रहे हैं पूरी तरह से, तब हम उसको तुल्यता संबंध कह सकते हैं। आपने अगर पिछला पार्ट देखा है तो आपको पता होगा स्वतुल्य संबंध किसे कहते हैं, सममित संबंध किसे कहते हैं, संक्रामक संबंध किसे कहते हैं। अगर नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए। हालांकि हम इसमें भी थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं ताकि आपको ध्यान रहे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्वतुल्य संबंध की, ये क्या होता है। हमें इसके अर्थ से ही पता चल रहा, स्वतुल्य यानी स्वयं के बराबर। कोई ऐसा संबंध जो स्वयं के बराबर हो स्वतुल्य संबंध कहलाता है। जैसे इसका एक उदाहरण हम ले लेते हैं। हमने कहा उदाहरण, कोई उदाहरण हम यहाँ पे ले लेते हैं कि उदाहरण कौन सा है। जैसे मान लीजिए दो त्रिभुज T1 और वह T2 सर्वांग सम है। सर्वांग सम तो आप जानते होंगे, आपने पिछली कक्षाओं में इसके बारे में काफी पढ़ा होगा। सर्वांग सम का मतलब एक जैसे, यहाँ पे T1 अलग त्रिभुज है, T2 अलग है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। इस त्रिभुज का नाम हमने T1 दिया है और एक त्रिभुज ये है, इसका नाम हमने T2 दिया है। तो इसका मतलब यह है ये दोनों सर्वांग सम है, जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, तीसरी ऑटोमेटिक बराबर होती है। तो दो अगर बराबर है तो यहाँ पे देखिए, आप ध्यान से समझें, जब T1 T2 के सर्वांग सम है तो T1 स्वयं के भी तो सर्वांग सम होगा। नहीं समझे? कहने का मतलब है, अगर मैं कहूं कि मेरी लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी लंबाई, या मैं कहूं कि मैं राम की व श्याम कैसे हैं, भाई हैं। कैसे हैं, भाई हैं। नहीं दिख रहा, चलो उसको छोड़ो, इस एग्जाम्पल को, इसी को देख लेते हैं। T1 T2 सर्वांग सम है तो T1 खुद के भी सर्वांग सम होगा। कहने का मतलब ये है, जब T1 T2 के सर्वांग सम है तो स्वयं के भी सर्वांग सम होगा। तो इस तरह को हम स्वतुल्य बोलते हैं, यानी स्वयं के कोई ऐसा संबंध जो दूसरे के लिए हमसे कहा गया हो वो स्वयं पर भी लागू होता हो, स्वतुल्य संबंध कहलाता है। तो ये इस तरह से हम इसको इस तरह लिखते हैं, जैसे कि इसके लिए A1 और AA ये हमारे संबंध में आना चाहिए, ये इसका रूल है। यहाँ पर भी A और यहाँ पर भी A, अगर ये दोनों आते हैं हमारे संबंध में तो हम कह सकते हैं स्वतुल्य संबंध है। सममित की बात क्या है, सममित की हम यहीं पे समझ लेते हैं कि T1 T2 के सर्वांग सम है तो T2 भी तो सर्वांग सम होगा T1 के। कहने का मतलब ये है, अगर हम T1 लिखें इस तरह से, किसके सर्वांग सम है, T2 के, तो T2 भी तो हमारा सर्वांग सम होगा T1 का। इसको एक और उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे कि अगर हम आपसे कहें कि मेरी लंबाई श्याम की लंबाई के बराबर है, मेरी लंबाई श्याम की लंबाई के बराबर है, तो श्याम की भी तो लंबाई मेरी लंबाई के बराबर होगी। चलिए इसको इस तरह से मान लें, जैसे कि मान लो A की लंबाई किसके बराबर है, B के बराबर है, तो B की भी तो लंबाई A के बराबर होगी। तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि अगर हम A को B के बराबर दिखा सकते हैं तो B को A के बराबर भी दिखा सकते हैं। तो संबंध ऐसा ही है, अगर संबंध कोई A और B में बैठ रहा है तो वही संबंध हमारा B और A पर भी लागू होना चाहिए। ठीक, अगर ऐसा होता तो उसे सममित संबंध कहते हैं। तो इसको में हम इस तरह लिख सकते हैं, यदि A1, इस तरह लिख लो, A1 A और A कामा B करके लिख लो, AB क्या है, R से रिलेटेड है, यानी कि संबंध है AB में, तब
हमारा बी और ए में भी संबंध होना चाहिए। ए अगर बी से रिलेटेड है तो बी भी ए से रिलेटेड होना चाहिए उसी संबंध के अनुसार, तब हम कह सकते हैं कि वह सममित संबंध है। ठीक, उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा। संक्रामक का मतलब क्या होता है? संक्रामक के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। 3, जैसे कि मान लो हमने 3 अंक लिए यहाँ पे, 1, 2 और 3। हमें संबंध में कहा है उन्होंने कि भाई 1 जो है वो 2 से छोटा है, 2 जो है वो 3 से छोटा है। हमसे इस तरह से ये कह रहे हैं। तो संक्रामक में क्या होता है, ये पहला वाला और लास्ट वाला, ठीक है, इस पे भी यही रूल काम करना चाहिए। तो हमने यही चिन्ह लगाया, पहला लास्ट लिख लिया, देखते हैं ठीक है या नहीं। तो यहाँ पे भी 1 कम है किससे? 3 से, और रियल में होता है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ 1, 2, 3 में जो संबंध है लेस वाला वो ठीक है। अब इसी के विपरीत हम कोई और एक उदाहरण लें। जैसे कि मान लो हमने कहा राम श्याम, राम और श्याम, राम श्याम का पिता है, राम श्याम का पिता है। तो इसके लिए देख लेते हैं, राम हमारा जो है किसका? श्याम का पिता है, तो राम फादर हो गया, ठीक है। अब श्याम के लिए एक नाम और लेना पड़ेगा हमें, अब कोई नाम और तो दिया नहीं है इन्होंने। तो राम तो श्याम का पिता है, क्या श्याम राम का पिता हो सकता है? नहीं, जो जिसका पिता है वो उसी का पिता रहेगा, ठीक है। पिता पिता है, पुत्र पुत्र है। तो ऐसी कंडीशन में संक्रामक संबंध नहीं बनता है, ठीक है। तो इसके लिए रूल क्या है? रूल ये है, हम A1 करके बता रहे हैं यहाँ पे। अगर A1 A2 संबंध रखता है R से, ठीक है, और इसके साथ में A2 A3 ये भी संबंध रखता है R से, तब A1 A3 भी R से संबंध रखेगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगर A1 A2 संबंध R से रख रहा है तो A2 A3 भी संबंध R से रख रहा है। ये तो 2 कंडीशन हमें प्रश्न में मिलेंगी। तीसरी कंडीशन हमें सिद्ध करनी की, तो A1 और A3 भी पे ये रूल सिद्ध हो रहा है, तब हम कह सकते हैं संक्रामक है। तो ये तीनों चीजें हमें जब सिद्ध हो जाएंगी तब हम कह सकते हैं कि हाँ यह संबंध तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध समझ गए, साथ में स्वतुल्य संबंध, सममित संबंध और संक्रामक संबंध भी आप समझ गए। बाकी की अब भी थोड़ा बहुत डाउट रह गया है, तो वो हम प्रश्न में आपकी एक्सरसाइज में क्लियर कर देंगे। तो धैर्य बनाए रखें। चलिए एक्सरसाइज की ओर ही बढ़ते हैं। चलिए एक्सरसाइज 1.1 पर हम पहुंच गए हैं और इसका हमने पहला प्रश्न ले लिया है, जिसमें लिखा है समुच्च A इक्वल टू, ये हमें समुच्च दिया है और संबंध R दिया है x, y के रूप में, जिसमें संबंध यहाँ पे आप गौर करेंगे सबसे ज्यादा 3x - y किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। इसमें हमसे 3 बातें पूछ रहा है। पहला पूछ रहा है क्या भाई ये समुच्च स्वतुल्य है? हमने हेडिंग लिखी नहीं है, आपको ऐसे ही बता देते हैं। हमसे पूछा जा रहा है कि भाई ये समुच्च स्वतुल्य है, और साथ में पूछ रहा है क्या सममित है या संक्रामक है? तीनों में से जो है वो बताओ, जो नहीं है वो भी बताओ वो नहीं है, ठीक है। तीनों के बारे में हमसे यहाँ पे चर्चा करवा रहा है, तो हम तीनों के बारे में समझेंगे क्रम बाई क्रम। तो सबसे पहले हम स्वतुल्य की बात करेंगे कि स्वतुल्य है या नहीं है। तो इसके लिए हम पहले संबंध निकाल लेते हैं, ये 3x - y के रूप से कि क्या आएगा। तो हमने यहाँ पे लिखेंगे r इक्वल टू, देखिए नियम क्या बनेगा, 3x लिखा है तो हमें ऐसा संबंध लेना है कि जिसका माइनस क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे 1 ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? 1। x के स्थान पे जब हम 1 लेंगे, यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे x के स्थान पे क्या लिया? 1। अब माइनस क्या करें कि 0 आ जाए, माइनस क्या करें? 0 आ जाए। तो y का मान क्या लेना चाहिए? 3 एकम 3, और 3 ही घटाना पड़ेगा तभी 0 आएगा। तो यहाँ से हमने x का मान 1 लिया और y का मान हमने 3 लिया। तो पहला संबंध हमें मिला 1,3। समझ में आया कैसे लिया? इसी प्रकार हमें अब दूसरा संबंध लेना है। तो x अब हम 2 लेंगे। कितना लेंगे? 2। तो 3 तो है ही ये वाला, x के स्थान पे हमने 2 लिया और बराबर लाना है 0, ठीक है। और यहाँ पे चल रहा है माइनस। अब ये तो हमारा x आ गया, 3 दूनी कितना होता है? 6। तो हमारा यहाँ पर भी कितना आना चाहिए? 6 ही आना चाहिए, तभी आंसर 0 आएगा। तो ये क्या है?
बाई। तो इस तरह से संबंध मिला हमें x का मान 2, y का मान 6, 2,6 इस तरह से। इसी प्रकार हम अब 3 रखेंगे तो 3 तिया 9, तो हमारा y का मान भी कितना रखना पड़ेगा 9, तभी तो 0 आएगा। तो यहाँ पे 3, x का मान 3 रखा था और y का मान 9, 3,9। और देख लेते हैं कोई संबंध निकलता है। हमें 14 तक निकालना है यहाँ पे, क्योंकि हमारा ये 14 है। तो हम x का मान अब हम 4 रखेंगे, 4 रखेंगे जब, तो 3 इंटू 4, 4 तिया 12, तो यहाँ पर भी 12 आएगा। तो x का मान 4 और y का मान 12। और देख लेते हैं, 4 के बाद 5 रखेंगे, 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 तिया 15, लेकिन हमारे पास देखिए 15 है नहीं समुच्चय में, कहीं है तो हम -15 नहीं कर सकते, क्योंकि 15 हमारे पास है नहीं। हम वही करेंगे जो हमें समुच्चय में दिया है। तो 15 है नहीं, तो ये वाला नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ही हमारे पास संबंध आया है। चलिए आगे देखते हैं। संबंध आया है, अब हम यहाँ पे पहली चर्चा करने जा रहे हैं, ABCD करके डाल लेते हैं, स्वतुल्य की, कि स्वतुल्य है या नहीं है। तो स्वतुल्य के लिए आपको याद रखना चाहिए, हमने बताया था, इधर बता देते हैं, A, किससे रिलेटेड होना चाहिए, R से, यानी R के अंदर जो भी आए वो A, होना चाहिए। तो देखें यहाँ पे 1, 3, 2, 6, 3, 9, 4, 12 है, कहीं पे 1, 1 तो है नहीं, ना तो 2, 2 है। जो यहाँ पे आए वही यहाँ पे आए, स्वतुल्य का रूल है। अगर A 1 है तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए 1। अगर ऐसा R में आ रहा है, ठीक है, तो स्वतुल्य माना जाता। अगर A का मान 2 है तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए 2, तो ये स्वतुल्य माना जाता। ऐसे A का मान अगर 3 है तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए 3, 3,3। तो ऐसा तो है नहीं, देखो भाई कहीं पर भी कुछ नहीं है, तो हम कह सकते हैं स्वतुल्य नहीं है। लिखेंगे किस प्रकार, तो हम लिखेंगे चूंकि 1, या 2, ठीक है, कॉमा लगाते जाइए, 3, और चाहो तो 4, इस तरह से लिख सकते हैं। संबंध R में नहीं है, R में नहीं है। अथवा इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं आप कि A, नॉट बिलोंग्स, पहले बिलोंग्स का निशान लगाया फिर कट कर दिया कि ये नहीं है। किस में नहीं है भाई, R में नहीं है, ठीक है। जहां A क्या है, A हमारा कहां से बिलोंग कर रहा है, A से, ये A है, इसका नाम A, तो A कर देंगे। A कहां से बिलोंग कर रहा है, स्मॉल A कैपिटल A से कर रहा है, ठीक है, ये बात। तो इसका मतलब ये स्वतुल्य नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें 1, 2, 2, 3, जैसी कोई भी चीज नहीं है। तो हम लिख सकते हैं अतः संबंध स्वतुल्य नहीं है, ठीक है। उम्मीद है आपको धीरे धीरे समझ में आने लगा होगा। चलिए इसके बी पार्ट की बात कर लेते हैं हम, सममित की। सममित, अब ये सममित में क्या होता है, तो सममित में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे ए आया है, अब इसी पे आप फोकस करें बहुत ध्यान से। अगर ए और बी हमारे किसी संबंध में है, ठीक है, तो बी, ए भी उस संबंध में होना चाहिए, बस इतना सममित में होता है। देख लेते हैं, चलिए 1, 3 पे नजर डालते हैं। 1, 3 हमारे संबंध में है R में, क्या 3, 1 है, कहीं पे नहीं है ना, तो हम कह सकते हैं कि भाई ये सममित भी नहीं है। तो हम लिखेंगे चूंकि 1, 3 कहाँ है, R में है, ठीक है, परंतु, आप परंतु लिख सकते हैं, किंतु लिख सकते हैं, किंतु 3, 1 R में नहीं है। नहीं है तो हम यहाँ पे कट का निशान लगा देंगे कि 3, 1 R में नहीं है। जब नहीं है तो फिर क्या है ये, आप चाहे तो ये निशान ना बनाएं तब भी कुछ नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं अतः यह सममित नहीं है, क्योंकि 1, 3 मिला तो 3, 1 भी मिलना चाहिए था, वो मिला नहीं, तो हम लिख सकते हैं अतः यह सममित नहीं है। आप चाहे तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं, अथवा करके इस तरह से कि A, B संबंध में है, परंतु B, A
कहाँ नहीं है, संबंध में नहीं है। ठीक है, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं कि जहां ए कॉमा बी बिलोंग्स करता है, कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ए से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि अतः संबंध से सममित नहीं है, सममित नहीं है। तो हमने इसके दो बता दिया है कि ये स्वतुल्य भी नहीं है और सममित भी नहीं है। अब हमारे पास बचा संक्रामक के लिए कि ये संक्रामक है या नहीं है, वो हम बताएंगे। चलिए सी नंबर हम संक्रामक ले लेते हैं। संक्रामक, आप संक्रामकता भी लिख सकते हैं, संबंध भी साथ में लिख लेना संक्रामक संबंध के लिए। ठीक है, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब इसमें देखते हैं क्या होता है। संक्रामक में हमने आपको बताया था कि अगर A1 A2 आपका संबंध में है, ठीक है, फिर और इसके साथ में एक चीज और संबंध में होनी चाहिए, A2 और A3, ये भी संबंध में होनी चाहिए। अगर ये दोनों हैं तो A1 और A3 भी संबंध में होंगी, अगर है तभी संक्रामक है, अन्यथा नहीं है। चलिए चेक करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे हम, R दिख रहा है आपको, ध्यान से देखें, 1,3 A1 A2 लिया था, फिर A2 स्टार्टिंग में फिर आया है यहाँ पे A3। इसी प्रकार 1,3 हम लेंगे तो हम लिखेंगे चूंकि 1,3 कहाँ है, संबंध में है, 1,3 संबंध में है, तो 3 से स्टार्ट होगा। अब तो 3 वाला कहाँ है, यहाँ है, 3,9 हमारे संबंध में है, तो हम लिखेंगे तथा 3,9 ये भी हमारा संबंध में है, तो हमने लिख दिया 3,9 भी संबंध में है। लिख देंगे यहाँ पे परंतु। अब ये परंतु क्यों लिखा जा रहा है ये आप समझें। हमने कहा था 1,3 संबंध में है, हाँ है, 3,9 वो भी संबंध में है, तो क्या 1,9 संबंध में है। हमने कहा था पहला और लास्ट का लिया जाता है, पहला और लास्ट का, तो पहला है हमारे पास 1 और लास्ट में क्या है 9। क्या ये संबंध में है, देख के बताइए कहीं पे, तो देखिए कहीं पर नहीं है, तो हम कह सकते हैं इसमें कट का निशान लगा देंगे कि 1,9 संबंध में नहीं है। जब नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये संक्रामक संबंध नहीं है। तो हम इसे इस प्रकार लिख देंगे, अतः यह संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है, तो यानी कि अब देखेंगे क्या है क्या नहीं है, स्टार्टिंग से देख लेते हैं। पहले स्वतुल्य की बात की थी, स्वतुल्य भी नहीं है, ठीक है, और सममित भी नहीं है, ध्यान से देखें, और संक्रामक भी नहीं है, तीनों नहीं है। तो हम यहाँ पे फाइनल आंसर इसका दे देते हैं, अतः संबंध ना तो स्वतुल्य है, ना तो स्वतुल्य है, ना ही सममित है, इस तरह से ना ही सममित है और ना ही संक्रामक है, ना ही संक्रामक है। ठीक है, ना ही संक्रामक, बस आंसर हो गया हमारा। इतना करके आप इसको छोड़ सकते हैं। तो ये आपका प्रश्न नंबर पहले का फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, पहला नंबर ही चल रहा है, उसके पार्ट करके दिए इन्होंने, तो ये फर्स्ट पार्ट था आपका, जिसमें इन्होंने कहा था कि भाई इस संबंध पे आप चेक करिए कि ये क्या है क्या नहीं। तो ना तो स्वतुल्य है, ना संक्रामक है, ना सममित है, तीनों बातें हमने क्लियर कर दी। चलिए इसके दूसरे सवाल पे पहुंचते हैं। तो प्रश्न नंबर हमने सेकंड ले लिया है। लिखा है प्राकृत संख्याओं की समुच्चय n में r यानी संबंध दिया है x y के रूप में। संबंध क्या है, कहना कि y हमेशा बराबर होना चाहिए x प्लस 5 के, यानी x और 5 को जोड़ के किसके बराबर आना चाहिए, y के। संबंध में और भी दिया है, संबंध में कह रहे हैं x की वैल्यू हमेशा 4 से कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो प्राकृत संख्या है तो आप जानते ही होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब क्या है, प्राकृत संख्याएं। ठीक है, तो इन्हीं प्राकृत संख्याओं के लिए हमें रूल बनाना है और x का मान 4 से ज्यादा नहीं लेना है, ऐसी संख्याओं को ढूंढना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम r बना लेते हैं। हमारा r क्या क्या हो सकता है,
रूल के अकॉर्डिंग रूल आपका ये है, यहाँ पे आप ध्यान देंगे। ये 2 बिंदु के बाद जो लिखा होता है वो रूल ही होता है, ठीक है। तो समझने की ज्यादा यहाँ पे परेशानी नहीं है। अब हमें x का मान ऐसा रखना है कि y के बराबर हो। तो 1 से स्टार्ट करते हैं हम प्राकृत संख्या 1 और 5। सबसे पहले x का मान 1 रखेंगे, 5 चल रहा है, तो y का मान कितना आ जाएगा, 5 और 1 6। तो पहला हमें मिला, x का मान पहले रखते हैं, आपको ध्यान रखना है हमेशा x का मान ही पहले पुटिंग किया जाता है यहाँ पे। तो x का मान 1 है, 1 कोमा y का मान कितना मिला हमें 6, तो 1,6। आप कभी उल्टा ना लिख दें, 6,1, x का मान हमेशा पहले y का मान बाद में ही लिखा जाता है। तो पहला तो ये मिला। x का मान अब हम 2 रखेंगे, क्योंकि 2 एक पूर्णांक संख्या, अपने मन से आप कुछ भी नहीं रख सकते, आपको पता होना चाहिए प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं। जो प्राकृत संख्या है वही रखा जाएगा, ये ध्यान देना है। तो 1 के बाद 2 ही आता है प्राकृत संख्या, तो हम x के स्थान पे 2 रख रहे हैं। प्लस का क्या चल रहा है 5, तो 5 और 2 कितना होता है 7। तो x का मान हमने ले रखा था 2, तो हमें y का मान मिला 7, ठीक है। अब हम 3 रखेंगे, x का मान 3, अब प्लस का 5 ये वाला, तो 3 और 5 कितना होता है 8। तो हमने x का मान जब 3 रखा था तो हमारा y का मान कितना आया 8। तो और x का मान 4 नहीं रख सकते, यहाँ पे लिखा है कि x का मान आप 4 नहीं रख सकते, x का मान 4 से कम ही रखना है। तो x का मान 4 से कम रखने पर बस यही 3 संबंध आए, 4 नहीं रख सकते, तो बस यही संबंध हमारे पास आए। संबंध हमने पता कर लिया है। चलिए संबंध अब हमें पता चल गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको भी चेक करेंगे कि ये समतुल्य है या नहीं है, संक्रामक है या नहीं है, सममित, तीनों के बारे में पता करेंगे। तो हम यहाँ पे ए नंबर डाल देते हैं। सबसे पहले समतुल्य चेक करेंगे है या नहीं है, ठीक है। समतुल्य, ठीक। समतुल्य के लिए देखिए हमने बताया था आपको ये स्वयं के बराबर होना चाहिए। तो 1,1 नहीं है, 2,2 नहीं है, 3,3 नहीं है। तो हम लिख देंगे चूंकि संबंध R में 1,1, 2,2 या 3,3 नहीं है, नहीं है, ठीक है। अतः यह समतुल्य नहीं है। सिंपल बात हो गई, ठीक है। इस तरह आप लिख सकते हैं कि ये संबंध R में, R यही है, 1,1, 2,2, 3,3 नहीं है, तो ये समतुल्य भी नहीं है। यही रूल है कि भाई 1,1 होना चाहिए, 2,2, 3,3, तो वो हमें मिला नहीं, तो ये समतुल्य नहीं है। सिंपल बात है और कुछ है नहीं। चलिए बी पार्ट में पहुंचते हैं। बी में हमें चेक करना सममित। अब सममित के लिए अगर 1,6 संबंध में है तो 6,1 भी संबंध में होना चाहिए। तो आप इसको 2 तरह से लिख सकते हैं। एक तो हिंदी में लिख दें कि संबंध R में 1,6 है परंतु 6,1 नहीं है, ठीक है। आप इतना लिखने के बाद भी लिख सकते हैं कि अतः यह सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है। अगर आपको हिंदी में लिखना इतना अच्छा नहीं लग रहा है तो आप इसको अथवा करके इस तरह भी लिख सकते हैं। कैसे, क्योंकि 1,6 बिलोंग्स कर रहा है R में, ठीक है, परंतु 6,1 बिलोंग्स नहीं कर रहा है R में, ठीक है। R में नहीं कर रहा है, क्यों, 1,6 तो है लेकिन 6,1 नहीं है। तो आप इसके बाद फिर अतः लिख करके यही लिख देंगे, अतः ये सममित संबंध नहीं है। तो आपको हिंदी में इस तरह से लिखना अच्छा लगता है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ये वरना आप इस तरह से समय बचाना चाहते हैं तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे आपकी इच्छा हो आप वैसे करके लिख लें। चलिए सी नंबर पे पहुंचते हैं। सी में हमें संक्रामक बताना है। संक्रामक में क्या होता है, हमने बताया था आपको कि अगर 1,6 से संबंध है तो 6 वाला तो यहाँ पे है ही नहीं, 6 वाला तो है ही नहीं, तो ये संक्रामक तो है नहीं। चलिए संक्रामक में देखते हैं 1,6, ठीक है। अब 6 के बाद देखिए यहाँ पे 6 वाला कोई ऑप्शन नहीं है जहाँ पे स्टार्टिंग 6 से होती हो,
तो हम इस तरह से तो यहाँ पे संक्रामक तो बन ही नहीं रहा है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे चूंकि आर में, आप संबंध भी लिख सकते हो, संबंध आर में A1, A2 तथा A2, A3 नहीं है, ठीक है। अब इसको गणितीय भाषा में भी लिख सकते हैं, नहीं है। अतः अब नहीं है तो A1, A3 की तो बात ही नहीं होगी, क्योंकि A2, A3 जैसा ही कुछ नहीं है, तो A1 और 3 की बात कहाँ से करेंगे। कोई ऐसा आपको दिखता नहीं होगा जिसमें A1, A2 हो। A2 का मतलब लास्ट वाला जो हो वही शुरू में हो, तो लास्ट में 6 है आपका, देखो 6 से स्टार्टिंग ना तो यहाँ पर हुई है और ना यहाँ पर, तो कोई ऐसा फंक्शन नहीं है, तो संक्रामक बनेगा कहाँ से। तो हम लिख सकते हैं भाई ऐसा जब नहीं है तो आता यह संक्रामक भी नहीं है, संक्रामक नहीं है। तो है क्या ये, ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है और ना संक्रामक है। तो हम लिख देंगे अतः यह स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक नहीं है, तीनों नहीं है, ठीक है। तीनों में से कुछ भी नहीं है, ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है और ना संक्रामक है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, उसको भी देखते हैं कैसे होगा। प्रश्न नंबर 3 ले लिया है। लिखा है कि समुच्चय हमें एक दिया है और कह रहे हैं कि इसमें एक संबंध दिया है एक्स और वाई के रूप में। एक्स वाई के रूप में संबंध आप देखिए, यहाँ से जो दो बिंदु हैं इसके बाद जो लिखा होता है वही संबंध होता है। वाई भाज्य है एक्स से। भाज्य का मतलब क्या होता है, भाज्य का मतलब एक्स से वाई पूरी तरह विभाजित है, यानी भाग करेंगे तो शेषफल 0 आना चाहिए। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, वाई बट्टा जब एक्स करेंगे, यानी एक्स को इस तरह से वाई को भाग करेंगे तो हमारे भाग पूरी तरह हो जानी चाहिए, शेषफल कुछ नहीं आए, तो ये भाज्य होता है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम संबंध आर निकालते हैं। आर क्या क्या हो सकता है, तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे 1,1 ले सकते हैं, क्योंकि 1 जो है 1 से भाज्य है। यहाँ पे x 1 है और y भी 1 है, समझ में आ रहा है। इसके अलावा 1 2 को भी विभाजित करता है, तो 1,2 भी हो सकता है। x से y भाज्य है 1,2। 1,3 भी हो सकता है, 1 3 को भी विभाजित करता है, तो 1 4 को भी करता है, 1 5 को भी और 1 6 को भी। इस तरह 1 तो सभी को विभाजित कर रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं 2 की। 2 किस किस को विभाजित कर रहा है, 2 3 को तो करता नहीं है, तो 2 किसको विभाजित करेगा, 4 को, तो 2,4। और किसको 2 विभाजित कर रहा है, 6 को, तो 2,6। अब आते हैं 3 पे। 3 किसको विभाजित कर रहा है, नीचे तो छोटी वालों को कर नहीं सकता, आगे ही करेगा, 4 को नहीं करता, 5 को, 6 को, तो 3 6 को विभाजित करता है, 3,6। अब 4 किसी को नहीं कर रहा, 5 किसी को नहीं कर रहा, 6 किसी को नहीं कर रहा। लेकिन एक बात आप ध्यान रखेंगे, कोई किसी को ना करता हो लेकिन खुद को तो करता होगा, जैसे कि 2,2, 2 स्वयं को तो विभाजित करेगा, 3 स्वयं को तो विभाजित करेगा ही 3,3, 4 स्वयं को विभाजित करेगा, 5 भी, और इस तरह से 6,6, ठीक है। यहाँ पे x भी 6 है और y भी 6 है, तो इस तरह से हमें ये संबंध प्राप्त हो गया। चलिए अब इसके तीनों स्टेप को देखते हैं। सबसे पहले हम स्वतुल्य देखेंगे। स्वतुल्य में हमने आपको बताया था पहले 1,1 2,2 3,3 ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो हम लिखेंगे चूंकि संबंध R में 1,1 2,2 3,3 4,4, ठीक है, 5,5 6,6 है, ठीक है। अथवा करके आप इसे भी लिख सकते हैं, चूंकि A, किस में है, R में है, ठीक है। और आप ये भी लिख सकते हैं, जहां A कहाँ है, A हमारा समुच्चय में है, A कहाँ से बिलोंग कर रहा है, समुच्चय से, और A, R से। देखिए 1,1 हमारा है, 2,2 भी है, 3,3 भी है, तो हम इसको लिख सकते हैं अतः संबंध स्वतुल्य है।
संबंध सतुल्य है, सतुल्य है। ठीक है, आपको अब भी नहीं समझ में आ रहा सतुल्य कैसे? तो देखिए, कोई भी संख्या है स्वयं को विभाजित करती है, ये आपको माइंड में रखना है, क्योंकि यही विभाजित की बात चल रही है। तो स्वयं को विभाजित कर रही है तो साफ साफ पता चल रहा है कि सतुल्य है। स्वयं को विभाजित करने पे, यही हमने इसका मतलब बताया था। तो स्वयं को तो करेगी, कोई भी संख्या हो स्वयं को तो विभाजित करती है। इसी तरह अब हम बी पे पहुंचते हैं, सममित पे। सममित में क्या होगा? सममित में हमने बताया था कि भाई अगर कोई संख्या, जैसे कि मान लो यहाँ पे हम यहीं पे देखते हैं 1,2, 1,2 आर में है, आर में है, परंतु क्या 2,1 आर में है? ढूंढ के देखते हैं। 1,2 तो है लेकिन 2,1 नहीं है। ठीक है, ये तो ही बात ऐसे। अब हम माइंड से सोचते हैं ये आया कैसे? इसका मतलब ये हुआ 1 2 को विभाजित करता है, इसलिए आर में है। क्या 2 1 को विभाजित करता है? नहीं। क्यों? क्योंकि 1 छोटा है और 2 बड़ा, इसीलिए संबंध में नहीं है, वरना ये नियम का पालन नहीं करेगा। तो ये जब इसमें नहीं है तो ये सममित भी नहीं है। तो हम लिख सकते हैं अतः यह सममित नहीं है। सममित संबंध नहीं है, आप संबंध भी आगे लिख सकते हैं, सममित संबंध नहीं है। चलिए, सममित की बात हो गई, अब बात कर लेते हैं संक्रामक की। संक्रामक में क्या होता है ये भी देखेंगे। 1 2 को विभाजित करता है, 2 4 को विभाजित करता है, तो क्या 1 4 को विभाजित करेगा? सिंपल है, करेगा। देखते हैं कैसे करके, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, फिर से समझाते हैं। जैसे मान लो 2,4 संबंध में है और होगा ही, ये देखो है। अब 4 से स्टार्ट करेंगे, कोई भी संख्या होगी वो कहां से स्टार्ट होगी? 4 से। तो हम यहां से ये वाली ले लेते हैं 4 से। ठीक है, तथा 4,4। अब यहाँ पे आप इस समझे इस तरह से, तो क्या 2 4 को विभाजित करता है? पहला लास्ट ही तो लेना है, देखेंगे तब 2,4 पहला वाला और लास्ट वाला किसमें संबंध में है? नहीं है। 2,4 ये पूरा मिल गया। वैसे भी देखिए, आपको ध्यान से फिर से समझिए इसको, अथवा करके अगर आपके समझ नहीं है तो इसका एक उदाहरण और है यहीं पे। जैसे मान लो 1 2, 1 2 को विभाजित कर रहा है, ऐसे देखें 1 2 को विभाजित कर रहा है, 2 4 को विभाजित कर रहा है। ठीक है, 1 2 को विभाजित कर रहा है, 2 4 को विभाजित कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 और 4, एक पहला वाला और लास्ट वाला, तब 1,4 भी 1 4 को भी विभाजित करेगा, और ये भी सेट यहाँ पर होगा 1,4। तो देखिए ये है 1,4। ठीक है, तो हमें पता चल रहा है कि अतः संबंध संक्रामक है। कैसा है? संक्रामक है। तो हम लिख सकते हैं क्या क्या है ये। अतः यह सतुल्य है। ठीक है, ये लिखा देखो, सतुल्य है। संबंध सतुल्य और संक्रामक भी है, लिखेंगे तथा संक्रामक है। संक्रामक है, परंतु एक चीज नहीं भी है। क्या नहीं है? सममित संबंध नहीं है। तो हम लिखेंगे अतः सतुल्य संक्रामक है, परंतु सममित नहीं है, सममित संबंध नहीं है। ठीक, सममित संबंध नहीं है। तो बस इतना लिखने के बाद इस प्रश्न का हल पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। वीडियो काफी बड़ी हो गई, तो इस पार्ट में हम इतना ही रखते हैं, और अगला पार्ट जो लाएंगे उसमें इसके आगे के जो प्रश्न बचे हैं उनको कवर करेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।